हाय गाइस, वेलकम बैक टू कैनेडियन देसी ब्लॉग्स। मैं हाजिर हूँ फिर से आपके साथ अनदर वीडियो के साथ, एक इंफॉर्मेशनल वीडियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो कनाडा में नहीं है उनके लिए भी, और जो कनाडा में ऑलरेडी हैं उनके लिए भी। जो कनाडा में है उनके लिए पीआर लेने के लिए, और जो कनाडा में नहीं है उनके लिए पीआर और वर्क परमिट दोनों की ऑप्शंस है। बहुत ही अच्छा और इजी तरीका है कनाडा में आना और पीआर लेने का। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस इसमें डालती रहती हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये प्रोग्राम है क्या। इसका नाम है RNIP प्रोग्राम, रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपको पीआर लेने में हेल्प करता है कनाडा में, क्योंकि कनाडा में, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बात करती रहती हूँ कि कनाडा में कुछ एरियाज ऐसे हैं, कुछ प्रोविंस ऐसे हैं जहाँ कुछ प्रोविंसेस में कुछ सिटीज ऐसी है जहाँ पर मतलब लोगों की बहुत जरूरत है, जहाँ की पॉपुलेशन कम है। एक तो पायलट प्रोग्राम होते हैं, अटलांटिक पायलट प्रोग्राम होते हैं जो अटलांटिक प्रोविंसेस में होते हैं, जो कि ईस्ट कनाडा है। बट ये प्रोग्राम वेस्ट कनाडा में है, वेस्ट कोस्ट के लिए है, और ये ओंटारियो में है। ओंटारियो को मोस्टली सब जानते हैं, क्योंकि जब भी कोई इंडिया से आता है, जब भी कोई इमिग्रेंट आता है, वो सारे ओंटारियो ही आते हैं। जहाँ तो टोरंटो, वैंकूवर, मोस्टली ओंटारियो एंड ब्रिटिश कोलंबिया में जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। उसमें से भी 70% पॉपुलेशन जो ओंटारियो में ही आती है। और एक इस प्रोग्राम में खुशखबरी ये है कि ओंटारियो में भी ऐसी ऐसी सिटीज हैं जहां पे ये प्रोग्राम एलिजिबल है। उसको कम्युनिटीज बोला गया है इस प्रोग्राम में। कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जैसे थंडर बे है, नॉर्थ बे है, ओंटारियोज में आती हैं वो सारी, सेंट सो मैरी है। तो ये कुछ ऐसी जगह हैं। अगर आपने यहाँ पर स्टडी करी है तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ईजी है। और अगर आपने यहाँ पे स्टडी नहीं भी करी है, अगर आप कनाडा में रहते हो और कहीं और भी रहते हो, तब भी ये प्रोग्राम आपके लिए है। और इसकी सबसे खास बात ये है कि इसमें आज की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, फंड्स बिल्कुल ना के बराबर है, फंड्स की मतलब रिक्वायरमेंट भी बहुत कम है। जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस कम्युनिटीज में स्टडी करी है, उनके लिए तो मतलब बिल्कुल भी वो नहीं है, मतलब कुछ फंड शो करने की जरूरत ही नहीं है। उनको तो सिर्फ उसी कम्युनिटी में जॉब चाहिए। कम्युनिटी, यहाँ पे कम्युनिटी का मतलब है यहाँ पे सिटी, उस सिटी में जॉब चाहिए। तो उसी में अगर उन्होंने स्टडी करी है, सिर्फ उसी स्टडी में जिस कम्युनिटी के बारे में इस प्रोग्राम के नीचे बता रखा है, उस कम्युनिटी में ही आपको जॉब चाहिए। एम्प्लॉयर्स भी बता रखे हैं, जो सबसे अच्छी बात है कि आप किस एम्प्लॉयर के पास जॉब कर सकते हो। सबसे पहले तो ये हमने बात कर ली कि ये प्रोग्राम है क्या। ये रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम है। पायलट का मतलब ही आ जाता है कि ये प्रोग्राम बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। ये प्रोग्राम 2019 में शुरू हुआ था, ये 2024 तक एंड होगा। 2024 तक ये प्रोग्राम अभी तक है। तो इसमें स्क्रीनशॉट मैं लगा देती हूँ ऊपर, कौन कौन सी कम्युनिटीज इसमें है उसके बारे में भी बात करेंगे, ये कहाँ कहाँ पे है। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इसकी मैम एलिजिबिलिटीज इतनी कम क्यों है, क्या है इस प्रोग्राम में। इसकी एलिजिबिलिटी, जैसे मैंने अपने अटलांटिक पायलट प्रोग्राम वाली वीडियो में भी बताया था कि कुछ ऐसी जगह हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे लोगों की बहुत जरूरत होती है। तो रूरल एरियाज कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। जो कनाडा की गवर्नमेंट है वहाँ की पॉपुलेशन को बढ़ाना चाहती है, वहाँ पे जॉब्स की मतलब फुलफिलमेंट को पूरा करना चाहती है। तो वहाँ पे स्किल्ड लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत सारे लोग वहाँ पे मतलब चाहिए उनको, तो बहुत इजीली वो आपकी पीआर में भी हेल्प कर रहे हैं। बेसिकली ये पीआर प्रोग्राम ही है, चाहे आप कनाडा में हो चाहे आप कनाडा के बाहर हो, ठीक है। तो ये पीआर प्रोग्राम ही है। बट लेट्स से अगर आप इंडिया में हो, इंडिया से आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो, तो पीआर इसका, क्योंकि इसका प्रोसेसिंग टाइम जो है पीआर का 12 to 18 मंथ्स का है। और 12 to 18 मंथ्स में आप अब सोच रहे होंगे कि क्या हम 12, ये तो बहुत लंबा पीरियड है, क्या हम वहीं पे इंडिया में बैठे रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप आउटसाइड ऑफ कनाडा इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो, जब आप अपनी पीआर के लिए मतलब वेटिंग पे होंगे, जो इसका प्रोसेसिंग टाइम है 12 to 18 मंथ, उस पीरियड में आप कनाडा के लिए वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो।
आपको बहुत ही इजीली वर्क परमिट मिल जाएगा, क्योंकि आप उसमें लिखोगे कि आप ऑलरेडी RNIP के अंडर जो है PR प्रोसेसिंग के अंडर हो और आप कनाडा आना चाहते हो, आप अपना जो है काम करना चाहते हो यहाँ पे आके अंटिल यू गेट द रिजल्ट ऑफ दैट प्रोग्राम। तो आपको मैक्सिमम 1 साल का वो वर्क परमिट दे देते हैं। ये तो आपकी कंफ्यूजन दूर होगी कि प्रोसेसिंग टाइम पे भी कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कनाडा में रहते हैं उनके लिए तो है ही नहीं कोई प्रॉब्लम, वो तो वहां पे जाके मतलब अपना PR के लिए प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, काम करते रह सकते हैं। तो नंबर 2 पे हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एक तो मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें IELTS की एलिजिबिलिटी बहुत ही कम है। जी हाँ, जैसे एक्सप्रेस एंट्री में आपको नॉक कोड्स की जॉब्स चाहिए, जो कि अब टियर में चेंज हो चुका है। नॉक O&A जो नॉक होता था, कि अब टियर 1 और 2 बन चुका है। उसमें जो हाई लेवल की जॉब्स आती थी, अब उसके डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। वी कैन स्टिक टू RNIP टुडे। तो नॉक अगर O&A में अगर आप जॉब कर रहे हो, जिसमें मोटा मोटा बता देती हूँ, जिसमें मैनेजमेंट लेवल की जॉब्स आती हैं, आपकी फील्ड जॉब्स आती है, अगर आप IT या किसी और प्रोफेशन में हो है, अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें, कीप दैट इन माइंड। किसी भी जगह पे आपने 1 साल काम किया होना चाहिए, नॉट स्पेसिफिकली इन इंडिया। जहां से भी आप अप्लाई कर रहे हो वहां से आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्लीट। अगर आपने फुल टाइम काम किया है दैट्स गुड, 1 साल का कंप्लीट फुल टाइम एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप कईयों के दिमाग में होता है कि हमने पार्ट टाइम जॉब करी है जहाँ फुल टाइम नहीं करी है, मतलब 1 साल में पूरा फुल टाइम नहीं करी, बीच में पार्ट टाइम भी करी थी फिर फुल टाइम हो गया, तो अगर आपने पार्ट टाइम जॉब करी है उसमें आपके 1560 घंटे जो है पूरे होने चाहिए। 1560 घंटे इन लास्ट 3 ईयर्स। ऐसा नहीं है कि कभी से भी पूरे कर दो, इन लास्ट 3 ईयर्स में आपके 1560 घंटे जो है पूरे होने चाहिए। ये आपकी एक चीज पूरी हो गई। आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, एलिजिबिलिटी ये हो गई। और वो पार्ट टाइम भी हो सकता है, वो फुल टाइम भी हो सकता है। अगर आपने लेट्स से, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि हमने एक जॉब से ज्यादा जगह पे जॉब करी है, जो कैनेडियन, मोस्टली कैनेडियन जो लोग हैं जो कनाडा में रहते हैं, जहाँ स्टूडेंट है, जहाँ वर्क परमिट पे है, उनके दिमाग में ये चीज आती है कि हमने एक जगह काम नहीं करी, क्योंकि यहाँ पे बहुत कई बार सर्कमस्टांसेस आई अंडरस्टैंड चेंज होते हैं। तो आपने मोर देन 1 एम्प्लॉयर के साथ जॉब करी है, क्या स्टिल आप एलिजिबल हो? यस, आप एलिजिबल हो स्टिल इस प्रोग्राम के अंडर, अगर आपने मोर देन 1 एम्प्लॉयर के साथ जॉब करी है, बट कंप्लीट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नहीं तो अगर पार्ट टाइम किया है तो 1560 घंटे पूरे होने चाहिए। एलिजिबिलिटी एक आपको पता चल गई। दूसरी एलिजिबिलिटी है इसकी IELTS की। IELTS में अगर आप IELTS के जो बैंड है वो टोटली बहुत ही कम है, वैसे तो वो टोटली आपके नॉक पे ऊपर डिपेंड करता है। एक चीज यहाँ पे मैं आपकी क्लियर कर दूं, इसमें ऐसा नहीं है कि ओनली नॉक A, B, O वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हर नॉक वाला बंदा अप्लाई कर सकता है। नॉक O, A, B, C एंड D, पांचों के पांचों नॉक वाले लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो कि टियर 1 से लेके टियर 5 तक का। तो ये आपको पता चल गया। अब बात करते हैं कि नॉक O&A वाले जो लोग हैं, जो कि टियर 1 और 2 में आते हैं, उनको IELTS के बैंड कितने चाहिए? आपको जो CLB है, IELTS की जो CLB है, आपको वो चाहिए 6। तो अब CLB क्या होती है? जिनको CLB नहीं, जो कनाडा में रहते हैं उनको तो मोस्टली पता है कि CLB क्या होता है। कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क इसको बोलते हैं। IELTS के बैंड CLB 6 चाहिए। उसका मतलब ये है कि आपको जो है रीडिंग में 5 बैंड चाहिए, बाकी तीनों मॉड्यूल जो कि राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग है, उनमें से 5.5 बैंड चाहिए। CLB 6 का मतलब आपको पता चल गया। तो इतने आपको बैंड चाहिए, जॉब में 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, बस यही है जो O&A वाले हैं, जो टियर 1 और 2 बात करते हैं नॉक B में, जो सुपरवाइजर लेवल की पोजीशंस होती है। अगर किसी फूड रेस्टोरेंट में सुपरवाइजर हो, जहाँ रिटेल में सुपरवाइजर हो, जहाँ किसी अच्छी कंपनी में सुपरवाइजर हो, मतलब बेसिकली सुपरवाइजर लेवल की जो जॉब्स होती है वो नॉक B में आती है। और भी बहुत सारी नॉक B की कैटेगरीज हैं, उसमें मैं अब नहीं जा रही डिटेल में। तो नॉक B में जो आते हैं, जो कि टियर 2 और 3 हैं, उनको चाहिए CLB 5। तो CLB 5 अगर आ गया तो CLB आपके IELTS के स्कोर और भी कम हो गए। पहले आपको CLB 6 में जो आपको रीडिंग में 5 चाहिए थे, अब आपको इसमें रीडिंग में 4 चाहिए। जी हाँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 बैंड चाहिए और बाकी के जो मॉड्यूल हैं उसमें आपको 5 चाहिए।
उसका मतलब है CLB 5। तो ये भी हो गया। अगर अब बात करते हैं नॉक C एंड D, अब जो मैनेजमेंट लेवल की पोजीशंस थी वो 0 एंड A में आ गई, सुपरवाइजर लेवल की पोजीशंस B में आ गई। मोटा मोटा बता रही हूँ, ये ओनली सुपरवाइजर नहीं है, और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, मोटा मोटा मैं सिर्फ बता रही हूँ। तो नॉक के अगर आप सोच रहे हो कि नॉक लेवल में डिटेल वीडियो आपको चाहिए कि नॉक क्या होते हैं क्या नहीं होते, तो मुझे कमेंट जरूर करना, तब मैं उसके बारे में कंप्लीट आपको वीडियो बनाऊंगी। और नॉक, अब बात करते हैं नॉक C एंड D की। ठीक है, नॉक C एंड D की अगर बात करें तो जो बाकी की जॉबें बचती हैं, जो भी जॉब बचती है, लेबर जॉब है, कोई भी किसी कैशियर की जॉब है, किसी रेस्टोरेंट में काम करते हो एज ए कैशियर, या कुक हो, या मतलब कुछ कोई भी अलग तरीके की जॉब जो बच गई है वो C एंड D में आती है, जिसमें आपको CLB और भी कम चाहिए, CLB 4, ओनली 4। तो आप अंदाजा लगा सकते हो, अगर CLB 5 में अगर आपको रीडिंग में 4 चाहिए थे, बाकियों में 5 चाहिए थे, तो CLB 4 में तो आपके बैंड और भी कम हो गए। तो आपको पता चल गया कि आइल्स की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नथिंग के बराबर है। आपको आइल्स की कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी बंदा जिसको इंग्लिश में मतलब हाथ तंग है, या इंग्लिश में नहीं हो अच्छे ज्यादा, आप तब भी आप इतने बैंड, 3-4 बैंड तो आप ले ही सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपकी कंफ्यूजन दूर, और आपको जॉब का भी पता चल गया कि 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, किस किस नॉक में चाहिए, क्या चाहिए, वो भी आपको पता चल गया। अब तीसरी सबको जो माइंड में क्वेश्चन आता है कि प्रूफ ऑफ फंड क्या चाहिए मैम, प्रूफ ऑफ फंड भी हमें बताएं कि प्रूफ ऑफ, अगर इतना इजी है तो प्रूफ ऑफ फंड में भी ज्यादा होंगे। नहीं, प्रूफ ऑफ फंड भी कुछ नहीं है। अगर आप कनाडा में रहते हो, स्टूडेंट थे कनाडा में, जहां आप कनाडा में वैसे भी वर्क परमिट पे हो, तो आपको फंड शो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हो, काम कर रहे हो, टैक्स पे कर रहे हो, तो आपको कुछ भी फंड शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आप आउटसाइड कनाडा से अप्लाई कर रहे हो, तब आपको कुछ फंड शो करने की जरूरत है, बट वो भी बिल्कुल ना के बराबर है। लेट्स से अगर आप सिर्फ एक फैमिली मेंबर अप्लाई कर रहे हो, तो $2290 आपको शो करने हैं, $2290 आपको शो करने हैं फॉर अ 1 फैमिली मेंबर। अगर आप 2 लोग अप्लाई कर रहे हो तो $2851 आपको जो है शो करने हैं। तो जैसे ही फैमिली मेंबर बढ़ते रहेंगे, ऐसे थोड़े थोड़े पैसे जो है बढ़ते रहेंगे, बट स्टिल फिर भी ये बहुत ज्यादा नहीं है। कनाडा में लोगों को शो करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उनको पता है कि ये ऑलरेडी यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, यहाँ के इनको एक्सपेंसेस पता है, इनको सब कुछ पता है, तो उनको पता है ये काम कर रहे हैं तो अपने पैसे कमा रहे हैं, तो उनको इसलिए शो करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बट अगेन, अगर हम $2290 अगर उनकी भी बात करें, तो $2200 भी कुछ नहीं है एज कम्पेयर टू अगर आप कनाडा की पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हो इंडिया से। प्लस आपका जब वर्क परमिट भी अप्लाई करोगे, उसमें भी आपको $150 के आसपास वर्क परमिट की फीस होती है इमिग्रेशन की। अगर आप खुद अप्लाई करोगे वर्क परमिट, तो आपको सिर्फ वही देना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर आप किसी इमिग्रेशन लॉयर की तरफ से जाओगे तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, बट अगर आप खुद अप्लाई करोगे तो उसमें कोई पैसे नहीं है, जो इमिग्रेशन की फीस है वही लगेंगे। $2290 ये जो आप शो कर रहे हो, ये तो आपके अकाउंट में ही रहेंगे। इसमें सिर्फ आपको अपनी स्टेटमेंट शो करनी है, देने नहीं है किसी को। बाकी जो पीआर की फीस होती है वो तो लगेगी ही लगेगी, राइट। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट इसमें चीज है कि अगर, जैसे मैंने बताया कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम के अंडर पीएनपी के लिए, बट ओनली 2 स्टूडेंट्स जिन्होंने इन कम्युनिटीज में स्टडी करी है। ठीक है, और वो कम्युनिटीज ये हैं, आप देख सकते हो। इन कम्युनिटीज में अगर आपने स्टडी करी है तो आप जो है एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, बट कीप दैट इन माइंड कि आपका जो प्रोग्राम है वो 2 साल का ही होना चाहिए। 1 ईयर प्लस 1 ईयर का जो प्रोग्राम करते हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं है। इसलिए मैं अपनी सारी वीडियोस में आपको प्रेफर करती हूँ कि आप कम से कम 2 साल का प्रोग्राम ही लेके आओ अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो, क्योंकि आगे चल के उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके लिए फायदेमंद होती हैं। ऐसे ऐसे जो प्रोग्राम निकलते हैं वो भी ज्यादातर 2 इयर्स प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के लिए निकलते हैं। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात होगी, और दूसरा, अगर किसी के दिमाग में आता है कि हमने किया हुआ है 2 साल का प्रोग्राम और इन्हीं कम्युनिटीज में किया है, तो हमें क्या कब अप्लाई कर सकते हैं। आपको विद इन 18 मंथ्स ऑफ फिनिशिंग योर स्टडी, लेट्स से अगर आपने अपनी स्टडी ये लास्ट दिसंबर में फिनिश करी है, तो आपके पास दिसंबर से लेके 18 महीने तक का टाइम पीरियड है, उसके अंदर अंदर ही आपने अप्लाई करना है, उसके बाद आप एलिजिबल नहीं होंगे इसमें। तो
तो अब ये सारी चीजें आपको पता चल गई कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितने आइल्स के बैंड चाहिए, क्या जॉब की रिक्वायरमेंट है। अब क्वेश्चन आता है कि अप्लाई कैसे करना है। आपको जॉब फाइंड करनी है, जॉब बहुत ही इजीली आपको मिल जाएगी। उसमें कम्युनिटीज में आपको जाना है। मैं आपको एक शो कर देती हूँ कि आपको कैसे करना है, बाकी आप खुद देख सकते हो। उसमें रीड करना पड़ेगा आपको। वेबसाइट का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, जॉब कैसे अप्लाई करनी है। बहुत अच्छी बात, जैसे मैंने आपको बताई, एम्प्लॉयर्स हमें पता है। आपने क्या करना है, कम्युनिटी के अंदर जाना है, जो कम्युनिटी के लिंक दे रखे हैं वहां पे जाके आपने जॉब सर्च करनी है। मतलब जिस भी सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो वहां पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज नीचे दे रखी होंगी। वहां पे जाके आपने बहुत अच्छा जो है अपना रेज्यूमे आप बनाना है पहले अप्लाई करने के लिए। कनेडियन रेज्यूमे आप किस फॉर्मेट में बना सकते हो वो भी मैंने बता रखा है। आप वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, उस हिसाब से आप रेज्यूमे बना सकते हो कनेडियन फॉर्मेट में। तो एक आपको कवर लेटर भी बनानी पड़ती है, वो थोड़ा इंप्रेशन आपका अच्छा पड़ता है अगर आप अपनी रेज्यूमे के साथ कवर लेटर भी अब मतलब भेजते हो, तो दैट वो आपका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है उस चीज में। क्योंकि कवर लेटर एक बेसिकली आपका पूरा कंप्लीट चिट्ठा होता है कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, तो उसमें रेज्यूमे पढ़ने की भी कई बार उनको जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब ये पता चल गया आपने रेज्यूमे बना के जॉब फाइंड करनी है। जॉब आपने अप्लाई कर दी, उसके बाद आपको ये उनको दिखाना होता है कि यू आर इंटेंट टू लिव इन दैट कम्युनिटी, बिकॉज वो आपकी हेल्प भी इसीलिए ही कर रहे हैं क्योंकि उनको लोगों की जरूरत है। तो आपको जैसे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मैंने लास्ट वीडियो में अटलांटिक प्रोविंसेस के बारे में बताया था, वही सेम चीज है। आपको उनको प्रूव करना पड़ेगा इंटेंट टू लिव इन द कम्युनिटी, कि आपको क्यों इंटरेस्ट है उस कम्युनिटी में रहने का। आप वो चीज आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो आपको चाहिए। उसके बाद आपका जो सारा प्रोसेस है वो आगे होगा, ठीक है। उसके बाद सेम प्रोसेस है। आप इंडिया में वर्क परमिट आपने कैसे, लेट्स से आपने RNIP के लिए अप्लाई कर दिया है, तो आपके पास एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीप्ट की लेटर आ जाती है। जैसे ही उनके पास आपकी एप्लीकेशन रिसीव हो जाएगी, आपको एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीप्ट आ जाता है। वो आपके पास होगी, आपके एम्प्लॉयर की जॉब ऑफर लेटर आपके पास होगी, उसके बिहाफ पे आपका जो है वर्क परमिट अप्लाई होगा, जो कि बहुत ही ईजी प्रोसेस है। उसकी भी कंप्लीट, अगर किसी को क्वेश्चन होंगे तो उसकी कंप्लीट वीडियो मैं लेके आऊंगी, बट उसके लिए आपको मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा कि आपको क्या जानना है और इसके बारे में क्या क्वेश्चन है इस प्रोग्राम के बारे में। तो आई थिंक मैंने इस प्रोग्राम के बारे में सारी चीजें आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। तब तक आप हमारी पुरानी वीडियोस देखिए। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे मैसेज करिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले